Now your term in electricity is resistivity. Till now we have covered up our Ohm's law, our resistance. हमने ये सब चीजें की हैं, factors affecting the resistance of a particular substance. अब एक और एक term है which is called resistivity. अब इसको हम define करते हैं, इसको समझते हैं कि ये क्या चीज है, resistance and resistivity. अब now see one thing. When we collaborate all the factors जो resistance को affect कर रहे थे, length of the wire, area of the cross section, ठीक है, इनको हमने collaborate करना है क्योंकि nature of the substance और temperature जो है वो चीज ऐसी है जिसको आप note down नहीं करते, right? हम numerically उसको represent नहीं करते. R is equal to L by A. अब ये proportional में थे तो हमने sign of proportionality हटाने के लिए what I did, I use the symbol rho. मैंने उस proportionality को हटाकर I use this a constant which is called rho या फिर resistivity. ठीक है, it is equal to the resistance of a rod of that substance which is 1 meter long and 1 meter square in cross section area. और इसका जो SI यूनिट होगा वो होता है ओम मीटर. क्लियर है? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ. R जो है that is directly proportional to L upon A. ठीक है, अब इस proportional के साइन को हम हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट को लगाना जरूरी होता है. So R becomes equal to rho into L by A. So this rho, okay, this rho, yes, rho is a constant. ये भी समझा रही हूँ, ये resistivity है actually. तो ये रो है, दिस इज योर रेजिस्टिविटी, ये आपकी रेजिस्टिविटी है. क्लियर है? अब दिस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ रॉड ऑफ दैट सब्सटेंस व्हिच इज 1 मीटर लॉन्ग एंड हैज एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर. इसकी एसआई यूनिट ओम मीटर बन जाती है. क्लियर है? अब ये लेंथ पे, थिकनेस पे, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती. ये किस चीज पे डिपेंड करती है? नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. ठीक है, तो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हुआ कि जो हमारी रेजिस्टिविटी है दैट डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर. क्लियर है? जबकि रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ और थिकनेस पे भी डिपेंड करती है, नेचर पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर पे भी करती है. अब रेजिस्टिविटीज जो होती हैं यूजुअली अलॉयज की, दे आर मच हायर एज कंपेयर टू द मेटल्स. प्योर मेटल्स के हिसाब से जो अलॉयज होते हैं उनकी रेजिस्टिविटी काफी ज्यादा होती है. इसीलिए हम इस प्रॉपर्टी की वजह से अलॉयज को यूज करते हैं फॉर मेकिंग द रेजिस्टेंस वायर. मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस वायर हम किस लिए यूज करते हैं. व्हेन वी हैव टू रिड्यूस द करंट मैग्नीट्यूड, उसको कम करने के लिए रेजिस्टर्स यूज करते हैं. सो कुछ ऐसे मैंने अलॉयज यहाँ पे मेंशन आउट किए हुए हैं. फॉर एग्जांपल मैग्नीन. अब मैग्नीन जो है ये एक अलॉय है विच वी यूज फॉर मेकिंग रेजिस्टेंस वायर. और ये किस कंपोनेंट से बना होता है? कॉपर, मैंगनीज एंड निकल. इसी तरह से कॉन्स्टेनम, ये आपका कॉपर और निकल का बना होता है. निक्रोम, इट इज मेड अप ऑफ निकल, क्रोमियम, मैंगनीज एंड आयरन. दिस वन इज रियली इंपॉर्टेंट. निक्रोम काफी इंपॉर्टेंट होता है. और हाँ जी मैडम. जैसे रजिस्टर्स हैं जो इसमें अलॉयज होते हैं, तो इसके अंदर जैसे कॉपर है, कॉपर तो एक बहुत अच्छा वो है कंडक्टर. पर इसके साथ में निकल भी तो है ना. हमने क्या किया, अलॉयज आर एक्चुअली ईदर मिक्सचर ऑफ मेटल्स और इट इज मिक्सचर ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स. तो बेसिकली हम ये एक तरह के मिक्सचर्स होते हैं. जैसे अब कॉपर के अंदर व्हाट यू हैव कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो काफी कम होती है, तो उससे रेजिस्टेंस वायर तो ये बन नहीं सकता. तो हम इसमें निकल ऐड ऑन कर देते हैं, जिससे क्या है, इसकी रेजिस्टेंस जो है इंक्रीज हो जाती है कॉपर की. जैसे फॉर एग्जांपल अब आयरन है, आयरन की रस्टिंग होती है बहुत ज्यादा. हम उसमें अगर आप क्रोमियम मिला देते हो, क्रोमोप्लेटिंग कर देते, क्रोमियम स्टील बना देते हैं, स्टेनलेस स्टील बना लेते हैं, तो उससे क्या होता है, स्टील जब बनता है तो क्या होगा, उसके अंदर हम आयरन के अंदर चीजें मिक्स कर देते हैं सो दैट उसकी जो रस्टिंग है, रस्टिंग की जो प्रॉपर्टी है वो ना हो. आयरन तो वही रहा, ठीक है, लेकिन हम उसके साथ एक ऐसा पार्टनर उसको दे देते हैं विच ओवरकम्स दीज फ्लॉज. ठीक है, क्लियर है बेटा? सो जितने भी आपके हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, जैसे आपका आप लगा लो हीटर्स हैं या आपके आयंस हैं, इन सब में हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, तो वो सब अलॉयज के बने होते हैं, ना कि प्योर मेटल के. ठीक है, अब इस चीज को ध्यान से सुनो और ध्यान से मुझे इसका आंसर बैक करना है आपने, कि जितने भी हीटिंग डिवाइसेस होते हैं उनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट लगा होता है, मतलब जो एक्चुअली उनको हीटअप कर रहा है, वो अलॉयज के बनाए जाते हैं. हम प्योर मेटल्स के नहीं बनाते.
अब कैन यू गिव मी रीजन दीपांशु, हम उसको अलॉयज का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें तो करंट चाहिए, अगर हीटिंग डिवाइस है वो तो हीटअप होने के लिए करंट तो चाहिए है। लेकिन अब रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से क्या आपको लगता है कि वो कर पाएगा ऐसा? हाँ जी शीतल आप बता दो। दीपांशु आर यू देयर और यू नॉट देयर? बताओ फिर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने रूम हीटर लगाया, रूम हीटर में व्हाट आई एम सेइंग कि जो उसके हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, जो रॉड लगी होती है, वो हम अलॉयज की बनाते हैं, प्योर मेटल की नहीं बनाते। क्यों नहीं बनाते? गिव मी एनी रीजन कि हम प्योर मेटल क्यों नहीं प्रेफर करते फॉर मेकिंग द हीटिंग एलिमेंट्स ऑफ हीटिंग डिवाइसेस? क्योंकि प्योर मेटल्स मैम मैम रेजिस्ट नहीं करते मैम इलेक्ट्रिसिटी को। तो फिर वो तो ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती जाएगी। यस मैम, तो हीट इकट्ठे ही नहीं आएगी। हीट नहीं आएगी, अच्छा। शीतल आप बताओ बेटा, कोई रीजन इसका दे सकते हो? No. Do not go undergo oxidation. What do you mean by oxidation? Yes, बताओ हमने किया है ये ऑक्सीडेशन? इट इज एडिशन ऑफ Oxygen. ऑक्सीजन। यस, वेरी गुड। तो हो क्या रहा है, एक्चुअली हम प्योर मेटल्स क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जो हमारे मेटल्स होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, बड़े रिएक्टिव होते हैं। यस, दीपांशु ने बिल्कुल ठीक बोला है कि दे डोंट अंडरगो ऑक्सीडेशन। हमारे अलॉयज प्योर मेटल अगर हम यूज करते हैं तो पहली बात तो ये कि जब हम एज अ हीटिंग एलिमेंट यूज कर रहे हैं तो नेचुरल सी बात है आप उसमें जो करंट के मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जैसे जा रहा है करंट जा रहा है तो क्या होगा, हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होगा, जो मेटल होते हैं वो ऑलरेडी इतने रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद वो और रिएक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, देयरबाय अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। तो वो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, तो हमारे अलॉयज होते हैं दे हैव वेरी हाई रेजिस्टिविटी, मतलब दे हैव अ प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट, वो रेजिस्ट करते हैं करंट को, सो दैट करंट का जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो यूटिलाइज हो सके। अभी हम आगे बात करेंगे कि हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है इट कॉजेज थ्री मेन इफेक्ट्स। ये तीन तरह के मेन इफेक्ट्स कॉज करता है, जिसमें से हीटिंग इफेक्ट एक सबसे इम्पोर्टेंट और बड़ा प्रैक्टिकल आपका एप्लीकेशन है, प्रैक्टिकल इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का। सो उस केस में क्या होता है कि आप जितना ज्यादा रेजिस्ट करते हो उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होता है। सो ये आपके दो मेन रीजंस हैं कि व्हाई अलॉयज आर प्रेफर्ड in making up the heating elements in case of heating devices. Number one is their resistivity is high. Number two, they do not undergo oxidation. तो इन दो पॉइंट्स को आपने पॉजिटिवली याद रखना है क्योंकि इस चैप्टर में से ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, नाउ कम्स सेमीकंडक्टर्स। देखो सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं they are one category of substance which have got resistivity in between the conductors and insulators. ठीक है, इनके बीच में होती है इनकी रेजिस्टिविटी। इन्हें हम स्पेसिफिकली सोलर सेल्स या ट्रांजिस्टर्स बनाने के काम में आते हैं। इनका सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते जाते हैं ना, इनकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। सो दे हैव अ टेंडेंसी टू इंक्रीज देयर रेजिस्टिविटी एज एंड व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। सो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है रेजिस्टिविटी इंक्रीज होनी शुरू हो जाती है इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। क्लियर है? अब आता है बेटा जो रेजिस्टर्स थे। अब रेजिस्टर्स होता है, अब उसको हम कैसे कैसे अरेंज कर सकते हैं, उनकी कैसे कैसे कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। टू मेन टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर देयर। नंबर वन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर टू योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये है आपका सीरीज एंड ये है आपका पैरेलल। ठीक है। अब सीरीज में क्या होता है, आपने सिंपली एड अप कर देना है। जैसे जितने मर्जी आपके रजिस्टर लगे हो तो आपने सिंपली क्या लिखना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन केस ऑफ series combination it will be rs is equal to r1 plus r2 plus r3 plus जहां तक जितने रजिस्टर आपको गिवन है। और पैरेलल के केस में they get reciprocated and then added on, so you get the value of 1 by rp is equal to 1 by r1 plus 1 by r2 plus dash dash dash। अब हम ये देखते हैं कि हम इन फॉर्मूलाज में कैसे पहुंचे। क्लियर है? अब नाउ वी विल सी कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। ठीक है जी। हाँ जी बोलिए। मैम एक बार थोड़ा सा दोबारा बता दो।
हाँ बेटा, ये अभी हम चल ही रहा है, टॉपिक हमारा ना कंटिन्यू में ही है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताया है कि जो रेजिस्टेंस की कॉम्बिनेशन होती है हम दो तरह से लेके चलते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में वी सिंपली एड अप द रेजिस्टर्स, जितने भी आपने रेजिस्टर लगाए हैं उनकी वैल्यूज को हम ऐड कर देते हैं, तो वो आपकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई। पैरेलल के केस में वी रेसिप्रोकेट देम, देन ऐड देम अप, जो वैल्यू आएगी उसको दोबारा से रेसिप्रोकेट करते हैं तो आरपी आ जाता है। सो द फॉर्मूला जो है, अब ये फॉर्मूला मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, अब इनको हम रिड्यूस करते हैं। देखो, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हो, इसमें सिर्फ आपने एक चीज दिमाग में रखनी है। वो चीज क्या दिमाग में रखनी है कि आपका जो करंट होता है ना वो सेम रहता है, ठीक है। इन केस ऑफ सीरीज आपका करंट हमेशा सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है जी, क्लियर है। वोल्टेज जो आएगी वो हम मान लेते हैं यहाँ पे दो रेजिस्टर्स लगे हैं, ठीक है। हम सिर्फ जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स ले रहे हैं वो दो ले रहे हैं सिर्फ। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ऑब्वियसली वो V1 प्लस V2 रहेगा, क्योंकि हमें जो V है वो एक जैसा आ रहा होता है 220 वोल्ट, क्लियर है। अब V का फॉर्मूला क्या होता है, V अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, क्लियर। एंड ठीक है जी, V इज इक्वल टू IR, दैट मीन्स V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2। करंट आपका सेम रहा लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो गई। So हम इन वैल्यूज को इस फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं। So what I'll be getting, I into RS is equal to IR1 plus IR2। I मैंने इस केस में से कॉमन ले लिया, ठीक है। So this got stuck off, यहाँ से आए और यहाँ से आए, कट ऑफ हो गया। So I am left with RS is equal to R1 plus R2। Is that clear? Yes, ma'am. ठीक है ना? Yes, yes. Yes, Manan, is it clear? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसको एक बार। Now the parallel combination. In this case, what happens is, in the case of parallel combination of resistances, our potential difference remains the same. Okay, potential difference same रहता है, current vary करता है, ये बात आप ध्यान में रखना। जो सीरीज था उसमें हमारा करंट सेम था, but in case of parallel combination, our potential difference remains the same. ओके, सो दैट मीन्स जो हमारा करंट आएगा वो हम जितने भी अप्लायंस हमारे अटैच्ड हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को प्लस करके टोटल करंट निकलेगा। सो इट विल बी I is equal to I1 plus I2। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ सेम लॉ लगेगा वीर। अब इस VIR से, V is equal to IR से हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, which comes out to be V by R। ओके, क्लियर है बेटा? So Yes, I ma'am. becomes equal to V by R. So I1 will become equal to V upon R1 and I2 will become equal to V upon R2. Now we will put these equations into our basic equation. जो हमने I is equal to I1 plus I2 बनाई थी, हम उसमें इसको utilize करेंगे and what I'll be getting, V upon RP is equal to V by R1 plus V by R2. So taking V common, तो V जो है LHS पे भी है और RHS पे भी है, so it will be struck off. So 1 by RP is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. It's clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now Sheetal, you are going to repeat first, okay? When there is a combination of resistances in series, which thing remains the same? Current. हाँ जी, मैम मुझे क्वेश्चन था। हाँ जी, हाँ जी, बोलो मनन। मैम जो V है मैम वो कॉमन कैसे आ गया? कॉमन क्योंकि सेम रहता है ना बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम रहता है। आप जिस मर्जी रेजिस्टेंस पे चले जाओ, V आपका सेम रहेगा, be it 200, be it 1000, be it 500, it will remain the same। तो V की वैल्यू हम V1, V2, V3 नहीं पुट कर रहे, we are putting the value as V only। तो जो भी होगा वो कॉमन हो जाएगा, जैसे हमने सीरीज के केस में करंट सेम कर दिया था। ये देखो, हमने I1, I2 करके नहीं पुट किया था, we just used I and I। Okay? Yes, ma'am. Now Dipanshu beta, which thing remains same in case of series combination of resistances? हाँ जी दीपांशु। मैम हाँ जी, करंट, ठीक है। मनन, which thing remains same in parallel? मैम पोटेंशियल Okay. डिफरेंस। Now Dipanshu, just think
शीतल आप भी सोचो इस बारे में कि जब हमें अपने हाउस होल्ड में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है तो हमें क्या चीज सेम चाहिए, करंट सेम चाहिए या वोल्टेज सेम चाहिए? आपने ये मुझे बताना है कि जो हमारे एक हाउस होल्ड है उसमें हम काफी तरह के अप्लायंसेस यूज करते हैं, जैसे टीवी, मिक्सी, देन अवन, देन गीजर्स, वॉशिंग मशीन। तो क्या ये सबके सबको एक जैसा करंट चाहिए होता है दीपांशु? नो मैम। नो। सो वोल्टेज एक जैसी चाहिए होती है। आपने कभी सुना हो इस बारे में? यस मैम, सेम नहीं चाहिए होती, अलग चीजों के लिए अलग अलग चाहिए होती है, अलग अलग। करंट हमें अलग चाहिए, ठीक है। मना अब कैन यू थिंक ऑफ कि करंट सेम का मतलब क्या है? सॉरी, करंट ना सेम होने का क्या मतलब है? मैं कौन सा अरेंजमेंट प्रेफर करूं? सीरीज अरेंजमेंट प्रेफर कर सकती हूँ, उसमें तो एक जैसा करंट आएगा। यस मैम। तो हम प्रेफर करें अपने घर के लिए? नो मैम। नहीं कर सकते? कोई रीजन दे सकते हो? सपोज करो आपका टीवी है, इट नीड्स 30 एम्पियर्स, इसको करंट चाहिए, ठीक है, और जो ट्यूबलाइट है उसको सिर्फ 5 एम्पियर्स चाहिए। तो हमारे घर में 5 एम्पियर करंट आएगा तो चल जाएगा काम? मैम नो मैम, टीवी को ज्यादा चाहिए होगा मैम, चलेगा टीवी को नहीं। ज्यादा और चाहिए होगा बाकी तो हम ज्यादा मंगा लेते हैं, तो क्या ट्यूबलाइट काम करेगी या इट विल गेट, वो बर्स्ट आउट कर जाएगी? मैम फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ, इसका मतलब हम सीरीज अरेंजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम पैरेलल अरेंजमेंट प्रेफर करें जब हमें अपने यस हाउस होल्ड के लिए देखना है? क्योंकि अगर आप लोगों को ध्यान हो, अगर देखो सबके घरों में वोल्ट मीटर लगा होता है तो वो अराउंड 220 वोल्ट पे उसकी नीडल हिलती रहती है, रेंज गिवन होती है हर उस पे अप्लायंस पे। अगर आप कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेने जाते हो तो पावर के साथ में डब्ल्यू लगा के ना कॉमा 220 वोल्ट लिखा होता है। हमारे इंडिया में जो वोल्टेज सप्लाई है दैट इज एट 220 वोल्ट। 20 वोल्ट। यस, 220 वोल्ट पे आती है और वो सेम रहता है। इसका मतलब कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। पैरेलल। यस। दीपांशु इसका कोई बेनिफिट है? हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन लिया, ठीक है, हमने वोल्टेज सेम कर दी, तो इसका क्या बेनिफिट हुआ? व्हाई वी आर प्रेफरिंग द पैरेलल अरेंजमेंट? मैं फिर वापस बोलना। मैंने ये बोला कि हमारे यहाँ पे इंडिया में वोल्टेज हमने फिक्स कर दी 220 वोल्ट पे। ऑल ओवर इंडिया आपको इसी वोल्टेज पे करंट मिलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वी आर प्रेफरिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। हम वो वाला सर्किट यूज कर रहे हैं अपने घरों में। सो कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज रिलेटेड टू दैट? हम सबको सेम वो हो रही है बिजली सप्लाई, जिससे मैम वो डैमेज का खतरा नहीं होगा। Yes, you are correct, but the wordings are not okay. Sheetal, can you give me some point on this? अच्छा मुझे ये बताओ, जब दिवाली आती है, दीपांशु में भी शायद आप हेल्प करते होगे घर में, आप लाइटनिंग करते हो? हाँ जी मैम। करते हो। आप कितने स्विचेस ऑन करते हो बेटा? मैम कहते हैं वो अलग से स्विच बोर्ड होता है ना, उसमें डाल के मैक्सिमम 2 या 3 कर लेते हैं वो। ठीक है। और जो लड़ी होती है पूरी की पूरी, उसके लिए कितने स्विच ऑन करते हो? एक या फिर 50 के आसपास? मैम लड़ी के लिए मैम पहले वो अलग से बॉक्स नहीं आता, उसमें सारे डालते हैं, फिर एक प्लग मेन में डालते हैं हाँ, जिसे मेन ऑन में होती डाल है। देते हो तो स्विच आप एक ही ऑन करते हो? हाँ जी, एक या अगर फिर मैक्सिमम। हाँ, अगर उस लड़ी में आपके पास 100 बल्ब हो और आप 100 बल्ब के लिए 100 स्विचेस लगाओगे तो क्या आप लगाना चाहोगे दिवाली की लाइट्स? नो मैम। नहीं, ये तो बहुत खतरे वाला काम हो जाएगा, है ना, इतना थकने वाला काम। सो अब देखो, आपकी जितने भी अप्लायंसेस होंगे उन सब के लिए सेपरेट स्विचेस होते हैं। ओके, क्लियर है? अब हाँ दिवाली, जी। मैं आपको इसलिए दिवाली का वो लाइट्स का एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि वो हमारे दिमाग में पिक्चर क्लियर होती है, क्योंकि वो आप एवरी ईयर आप उसको यूज करते ही करते हो। अब उसमें आप देखो, अगर सपोज कि अगर एक बल्ब भी खराब हो जाता है तो क्या होता है, वो सारी की सारी लड़ी जो है वो खराब हो जाती है। क्या हमारे घर में ऐसा होता है कि चलो हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है तो क्या बाकी सारे अप्लायंस भी काम करना बंद कर देते हैं? ऐसा कभी होता नो है? मैम। ऐसा नहीं होता, राइट? वो बाकी सब चीजें तो चलती रहती हैं। दूसरा, हर अप्लायंस की अपनी एक करंट रिक्वायरमेंट होती है ना? जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि टीवी को ज्यादा करंट चाहिए, एसी को ज्यादा करंट चाहिए, उसी तरह आपके जो ट्यूबलाइट्स हैं उनको कम करंट चाहिए होता है। तो सबको प्रॉपर जितना चाहिए उतना मिल जाता है, ठीक है।
ओवरऑल जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाती है, क्योंकि आप पैरेलल में कर रहे हो, 1 बाय आ गया, रेसिप्रोकेट हो गया, तो रेजिस्टेंस कम हो गई ना। एक आपने ली रेजिस्टेंस 3 और एक ली 1/3, कौन छोटा हुआ? इज इट 3 और 1/3? 1/3 1/3 छोटा है। हाँ वो छोटा हुआ ना, 1/3 इज लेसर, सो आपकी ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो गई। जैसे ही रेजिस्टेंस कम होगी करंट क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो आपके अप्लायंसेस हैं वो बेटर तरीके से काम करेंगे, जैसे कि जो बल्ब्स हैं वो बेटर ग्लो करेंगे, ब्राइटली ग्लो करेंगे, क्योंकि दे आर गेटिंग देयर करंट सप्लाई एट द फुल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं सीरीज के क्या एडवांटेज है। अब सीरीज जो हम दिवाली वाली लड़ी लगाते हैं, एक ही स्विच होता है ऑन। अगर हम ये ऑप्शन बनाते हैं पैरेलल का कि वही अगर 100 बल्ब्स की लड़ी है तो आपको 100 स्विच ऑन करने पड़ेंगे, फिर तो भाई बस हाथ जोड़ लेंगे, हमने नहीं जलानी, हम बल्ब ही जला लेंगे घर में, है ना। तो उससे क्या होता है, वी मेक देम इन सीरीज, सबका करंट एक जैसा है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, करंट की वैल्यू कम रहती है। ठीक है, करंट हमेशा कम रहेगा इस केस में, सीरीज के केस में। तो इस वजह से वो थोड़ा सा सेफ होता है, आप उसको हैंडल कर लेते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं आता। अब आती है, अगर हम सीरीज को सपोज करो अपने हाउस होल्ड सर्किट में यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली उसका डिसएडवांटेज है, तभी हमने उसको डिस्कार्ड किया है। अब डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहले तो क्या होता है कि अगर एक अप्लायंस रुक गया तो सारे काम करने रुक जाएंगे। ठीक है। नंबर 2, सिंगल ही स्विच होगा। अब जैसे अगर आप दीपांशु, आपको ध्यान हो, जहां आपकी 9th क्लास लगती थी वहां पे जो ट्यूबलाइट्स लगी हैं वो सीरीज में है। आप एक बटन ऑन करते हो, दोनों ट्यूबलाइट्स ऑन होती हैं। तो मैं चाहकर हाँ भी जी। एक ऑन नहीं कर सकती। ठीक है, सपोज हमारी इलेक्ट्रिसिटी चली गई है, दोनों इन्वर्टर पे हैं, अगर हम चाहें कि चलो थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी सेव कर ली जाए, पॉसिबल नहीं है। तो सिंगल स्विच है, तो ये नहीं कि हम सेपरेट ऑन ऑफ कर लें, नो, इट कैन नॉट हैपन। सेम वोल्टेज नहीं होती, वोल्टेज अलग होती है। सीरीज के केस में, सीरीज में क्या चीज सेम होती है शीतल? मनन आप बताओ बेटा। हाँ जी शीतल आप बताओ बेटा, मैंने पूछा सीरीज के केस में क्या चीज सेम होती है? सीरीज में आपका करंट सेम है या पोटेंशियल डिफरेंस सेम है? करंट। यस, करंट सेम। हाँ जी शीतल, हाँ जी कुछ बोल रहे हो? नो अच्छा ठीक है, इनकी वोल्टेज सेम नहीं है। अब हम सीरीज है तो सिंपली आप इनको एडअप कर देते हो रेजिस्टेंसेस को, जैसे 3 4 5 इनको ऐड किया तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस हो जाती है, ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, करंट और डाउन आ जाता है, उसकी मैग्नीट्यूड और कम हो जाती है। तो ये इसके डिसएडवांटेज आ गए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब यू आर क्लियर विद कि आपको सीरीज और पैरेलल जो सर्किट है उसके अंदर डिफरेंस पता चल गया? यू आर क्लियर विद दैट? हमारा जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है वो कैसा है? इट इज इन पैरेलल। ओके, पैरेलल अरेंजमेंट होता है, क्योंकि उसके एडवांटेजेस हैं, दे हैव गॉट सेपरेट स्विचेस। एक अप्लायंस के रुकने से दूसरे अप्लायंसेस को कोई फर्क नहीं पड़ता, दे हैव गॉट द सेम वोल्टेज, सारे अप्लायंसेस प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, ओवरऑल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंक्रीजेस, व्हिच लीड्स टू बेटर वर्किंग ऑफ ऑल द अप्लायंसेस। क्लियर है जी? अब हम मूव ऑन करते हैं इलेक्ट्रिक पावर पे। अब इलेक्ट्रिक पावर, व्हाट इज दिस? दिस इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपने कितना इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया पर यूनिट टाइम में। सो P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है, सो P इज इक्वल टू W बाई T। दिस इज पावर। पावर होता ही है आपने कितनी एनर्जी लगाई पर यूनिट टाइम। अब हमारे यहाँ पे वर्क डन क्या है, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। ठीक है, अब T से T कैंसिल, सो हमारा पावर का क्या फॉर्मूला बन गया, V इंटू आई। तो वोल्टेज इंटू इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी करंट विल गिव मी द इलेक्ट्रिक पावर। इसकी एसआई यूनिट होती है वॉट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड। एसआई यूनिट इज वॉट। 1 kilowatt is equal to 1000 watt. So it's the rate at which electrical energy is being consumed. तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो कैसे आता है, वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, रीडिंग जो नोट करते हैं और उसको इनटू टाइम कर देते हैं। ठीक है, कितने मंथ्स की रीडिंग ली उस हिसाब से उसको इनटू करके आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। क्लियर है? अब देखो बेटा, P इज इक्वल टू वी आई हमने अभी पढ़ा, लेकिन V क्या होता है, आई आर। तो P का एक और फॉर्मूला बन गया आई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूलाज बेटा आप इनको ना रिड्यूस कर सकते हो। P हमने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया था, P इज इक्वल टू वी आई, बट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू आई आर। सो वी पुट अप द वैल्यू ऑफ V और V की वैल्यू डालते ही वो क्या आई, आई आर,
तो I into I becomes I square, so P is equal to I square R. ओके, इसी तरह से अगर हम यहाँ पे I की वैल्यू पुट इन कर दें तो वो क्या बन जाएगा, P is equal to V square upon R. क्लियर है? अब बेटा जो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मैं आपको कह रही हूँ जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस केस में जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसके लिए जो SI यूनिट यूज होती है वो होती है 1 किलोवाट आवर. It is amount of electrical energy which is consumed when an electrical appliance having power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour. एक ऐसा अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग है 1 किलोवाट की, वो 1 घंटे के लिए यूज हुआ, उस यूज करने के दौरान आपने कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की, दैट इज मेजर्ड बाय 1 किलोवाट आवर. ओके, इज इट क्लियर? नाउ अगर हम किलोवाट आवर और जूल्स को रिलेट करते हैं, सो इट बिकम्स 1 kilowatt hour is equal to 3.6 into 10 to the power 6 joules. Okay, is it clear? ठीक है जी.